चिकन बिरयानी। चिकन बिरयानी हो गया, एक निहारी दे दो, एक चिकन कोरमा दे दो। रोटी लगा, जल्दी रोटी लगा। भाई आयो भाई, चाय छान दो भाई। वाह क्या चाय है। तो भाई कहाँ को जा रही है? बात तो सुन, इधर आ। कर रही है तो कर, नहीं तो हटा। जोर से। अरे यार बेकार, अरे यार कैमरा में चंदवाब चावड़ा के साथ आगे बढ़ा। किसको लोगे भाई वोट? अबे जिसको दे भाई में सारा सब लोग ऐसे ही भाई में चुप हो जाए यार। भाई मेरी नजर में तो सारे ही चोर हैं। दिल्ली के कूचे न थे और आके मुसव्विर थे, जो शक्ल नजर आई तस्वीर नजर आई। यानी शुरू से ही दिल्ली ऐसी थी, इट वॉज लाइक अ पेंटिंग। खूबसूरती जो है वो प्यार मोहब्बत से बढ़ती है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, वल्हम्दुलिल्लाह, वला इलाहा इल्लल्लाह। पुरानी दिल्ली की आइन के अंदर सबसे ज्यादा कस्टमर हिंदू भाई हैं हमारे। नजर न लग जाए किसी की राहों में, छुपा के रख लूं आ तुझे निगाहों में, तू खो न जाए। आलम यह है कि नीचे कबाब बना रहा है और धुआं उठ के मेरे घर में आ रहा है। हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुओं के बगैर अधूरा है और हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमान के बगैर अधूरे हैं, क्योंकि हमारी दोनों तहजीब एक ही है। आप चांदनी चौक में चलिए, शुरुआत करिए आप जैन मंदिर, फिर महाकाल मंदिर, फौरन गुरुद्वारा, उसके बाद सुनहरी मस्जिद और बीचों बीच चर्च। तो इससे बड़ा सेक्युलर स्ट्रीट कौन सी है? डेमोक्रेसी को सेलिब्रेट करने का सबसे अच्छा मौका चुनाव ही होता है। हम और आप एक ही हैं, पर ये जो नेता लोग हैं ना, ये नहीं होने देंगे। पब्लिक का भी तो पुल बनाओ दिलों के, जो मिले उनमें तो इतनी दरारें पैदा करती है, कभी भी बैठ जाता है पिलर। राजनीति तो अब हिंदू मुसलमान की ही रह गई। किरदार साहब असल में जो है ना वो खत्म है। ईमानदार तो कोई नहीं है, चमत्कार करके दिखाओ जो नमस्कार करने लगेंगे। मुसलमानों की बात को रखने वाले होने चाहिए लोग। नेता सब अपना पेट भरने वाले हैं। एक कल्चरल नेशनलिज्म का इशू है और उसको बेस बनाकर इमोशंस को यूज किया गया। ये पुरानी दिल्ली की खासियत क्या है? इस पुरानी दिल्ली के अंदर हर चीज ही खास है। मिर्जा गालिब की हवेली से कुछ ही दूरी पर जामा मस्जिद के साए में बैठकर ये शख्स ये धुन बेवजह नहीं गुनगुना रहा। ये इसके दिल की आवाज है और ओ माई लव इसकी महबूबा यानी दिल्ली। हालांकि दिल्ली महबूबा तो कईयों की बनी, मगर कभी किसी की बीवी नहीं बन पाई। ये सच जानते हुए भी इसे डर है कि कहीं इसकी महबूबा यानी दिल्ली गुम न हो जाए। इसीलिए दिल्ली नाम की इस महबूबा के हर रास्ते को ये हमेशा हमेशा के लिए अपनी नजरों में बस कैद कर लेना चाहता है, अपनी बाहों में उसे छुपा लेना चाहता है। मगर कहाँ इसकी या दिल्ली की ऐसी किस्मत जो इसे अपना बना ले, या दिल्ली किसी एक की हो जाए। 7 बार जो दिल्ली लुटी हो वो किसी पर ऐसे थोड़ी ना एतबार कर लेगी। और बस यही हाल दिल्ली के 20 लाख मुसलमानों का है। ये न थी हमारे किस्मत के विसाल यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतजार होता। तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। ठीक पुरानी दिल्ली की तंग और भूल भुलैया वाली गलियों की तरह ही दिल्ली का चुनाव भी अपने अंदर न जाने कितने ही रास्ते समेटे हैं। यहाँ कब वोटर किस गली या नुक्कड़ पर मुड़ जाए कहना मुश्किल है। खास तौर पर मुस्लिम वोटर तो जज्बात भरे कदमों को जब आगे बढ़ाता हुआ इन टेढ़ी मेढ़ी चुनावी गलियों को पार करना चाहता है तो उसके सामने बीते सारे चुनावी वादों की चट्टानें भूल भुलैया वाली इन संकरी गलियों के मुहाने पर आकर खड़ी हो जाती। इसके बावजूद जब वो इन चट्टानों को हटाकर इन गलियों से बाहर निकलना चाहता है
तभी दंगों, दहशत, हिफाजत, रोजगार, कारोबार के खौफ की सुनामी उसे ऐसा घेरती है कि वो अपना वोट किसी ऐसे उम्मीदवार की झोली में डाल आता है जिसे पसंद भी नहीं करता। जानते हैं वो ऐसा क्यों करता है? सिर्फ इसलिए और इस सोच की वजह से कि वो उम्मीदवार किसी ऐसे उम्मीदवार को हरा सकता है जिसका डर उनके दिलो दिमाग में बिठा दिया गया है। दिल्ली तो हमेशा से बड़ी सख्त जान रही है। दिल्ली एक ऐसा शहर है, बड़ा झेला है इसने अपने ऊपर। जैसे माँ होती है ना, माँ हर तरह की तकलीफ को झेल के अपने बच्चों को पालती है। जैसे बाकी लोग होते हैं समाज में, वैसे ही यहाँ पर भी कई तबके हैं। अमीर है, गरीब है, मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, और सबके अपने इश्यूज हैं। ये जब हम वोट करते हैं, खासकर इलाकाई इलेक्शन में, जैसे असेंबली के इलेक्शन में या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में, तो हमारे जहन में बुनियादी इशू ही आता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जब हमारे बुजुर्ग बाहर निकलते थे तो दुकानदार उतर के सलाम किया करते थे। आज पहचाने ले तो वही बहुत बड़ी बात होती है। हम तो चाहते हैं सरकार वो बनकर दिल्ली के अंदर आए कि जो अपनी पावर रख सके, चाहे उसमें बीजेपी हो, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो। दिल्ली के मुसलमानों ने हमेशा हर पार्टी की तरफ बड़ी उम्मीद के साथ देखा है, मगर इलेक्शन के बाद से उनको तकलीफ और दुख के अलावा कुछ नहीं मिला। वो मुगलों ने क्या किया, क्या नहीं किया, इस बात से हमें कोई मतलब नहीं है। अरे वो 500 साल पहला इतिहास है, आज को देखो। जिस हिसाब से इस रियासत का, दिल्ली का डेवलपमेंट होनी चाहिए वो नहीं है, और स्पेशली जो मुसलमान तबका है वो सबसे पिछड़ा तबका है। राजनीति तो अब हिंदू मुसलमान की ही रह गई। अब राजनीति में है क्या? हिंदू मुस्लिम इनको बांट दो, बाकी वोट को काट दो। मुसलमानों की बात को रखने वाले होने चाहिए लोग। जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो अपनी बात को रखते हैं, अपने हेड की बात को रखते हैं, लेकिन मुसलमानों की बातों को आगे नहीं रखते। हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद करेंगे, गुरुद्वारा करेंगे, तो फिर फितना फसाद ये नेताओं की देन है। आवाम बहुत सीधी है हमारे यहाँ के। इस एरिया में आप खड़े हैं, यहाँ पे मोस्टली आपको हिंदुओं की शॉप्स मिलेंगी, पंजाबी, हिंदू, जैन, और उस तरफ आपको मुस्लिम्स की मोस्टली उनकी शॉप्स मिलेंगी, उनका काम मिलेगा। तो ये इस एरिया की खूबसूरती है। किस कदर देश में महंगाई बढ़ रही है, किस कदर देश में टैक्स बढ़ रहा है, किस कदर देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, कोई उस पर तो बोल नहीं रहा है। सब उल्टे सीधे टॉपिकों पे ही लगे रहते हैं। नेता सब अपने पेट भरने वाले हैं बस। नेता लोग झूठ ज्यादा बोलते हैं। इंडिया में जो रह रहा है बढ़िया है, मुसलमान है, क्योंकि अपना इंडिया जो है जिंदाबाद है, जिंदाबाद था तो जिंदाबाद रहेगा। कुछ ऐसा हुआ है या कुछ भी नहीं हुआ है कि जिसने दिल्ली की पूरी 20 लाख मुस्लिम सोच को चुनाव के वक्त दिल्ली की सोच से अलग रखने का काम किया है। ऐसा नहीं कि दूसरे धर्मों और मजहब के वोटर ऐसा नहीं सोचते। जब उम्मीदवारों का चुनाव तक उनके मजहब, इलाके, जात पात को ध्यान में रखकर किया जाता हो तो ये बात तो साबित होती है कि दूसरे वोटर भी इसी तरह वोट देते होंगे। लेकिन ऐसा क्या है दिल्ली के मुस्लिम वोटरों के दिल और दिमाग में जो उसे आखिरकार अपने वोट को एक डर में समेट पेश करने के लिए मजबूर कर देता है? संसद भवन नया बना दो, पार्लियामेंट नया बना दो, रोड नया बना दो, पुल नया बना दो, लेकिन उसके बाद पब्लिक का भी तो पुल बनाओ दिलों के जो मिले, वो तो मिल नहीं रहा है। उनमें तो इतनी दरारें पैदा कर दी हैं, कभी भी बैठ जाते हैं पिलर। मैं अदर स्टेट जा रहा हूँ, मेरा टिफिन खोल के उसमें देख दिया जाए और उसे गाय के नाम पे मुझे मार दिया जाए, तो वहाँ जाके बड़ा दुख होता है। वही प्रधानमंत्री हमारे इतने बड़े ओहदे पर बैठे हैं, वो चाहे तो इस चीज को रोक सकते हैं। मैं और मेरे कुछ हिंदू मुस्लिम हैं, दोस्त हैं, आपस में सब बैठ रहे हैं। अगर वहाँ पे मान लो कोई हिंदू वाली बात आ गई कि वहाँ मस्जिद की खुदाई चल रही है या फिर किसी मसले पे कोई भी मॉब लिंचिंग हो गई, तो हमारे बीच में कहीं ना कहीं एक चीज रह जाती है, मतलब वो चीज नफरत पैदा करती है। मेरे 95% दोस्त नॉन मुस्लिम हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से उनके दिल में कुछ ना कुछ हो जाता है। जब मैं आपके लिए 10 बातें बोलूंगा न्यूज़ चैनल पे, पब्लिक पे, तो एक ना एक दिल में मेरे रह जाएगी कि हाँ हो सकता है कि ये सही है गलत हो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अब कुछ दिनों से ये है, ये हिंदू मुस्लिम होने लगा है। पहले कहा था, आप बताइए, पहले नहीं था। धाकड़ नेता होगा तो धाकड़ काम होगा, बुजदिल होगा तो क्या करेगा। हिंदू मुस्लिम चुनाव तो होना ही नहीं चाहिए, अच्छे आदमी को चुनना चाहिए। आने वाली नस्लों पर भी असर होगा इसका। हिंदू मुस्लिम डेफिनेटली कुछ हलकों में असर करता है, कुछ इमोशनल इश्यूज पे लोग वोट करते हैं। किरदार साजी असल में जो है ना वो खत्म हो गई। कैरेक्टर, कौम का कैरेक्टर बदल गया। ताहिर साहब
सारी चीज़ें कैरेक्टर से होती है। हिंदू में भी कैरेक्टर था, मुसलमान में कैरेक्टर था, सिखों में कैरेक्टर था, पूरे मुल्क में कैरेक्टर था। दिल्ली के अंदर ही हजारों मस्जिदें हैं। जब हम सिजदे में जाते हैं तो वो मिट्टी भारत माता की होती है, ठीक है। तो भारत माता को हम सैल्यूट करते हैं उसी तरह से जैसे हम अल्लाह के आगे झुकते हैं। कुछ तो है जिसने मुस्लिम वोटरों को फिक्रमंद किया हुआ है। क्या इसके जिम्मेदार मुस्लिम रहनुमा हैं, जो उनके लिए वादों का चांद तारों से सजा आसमान जमीन पर लाते हैं, लेकिन हकीकत में उनकी जिंदगी को काली अंधेरी स्याह रातों का भटकाव देते हैं। या फिर वो नेता जो उसे सेकुलरिज्म का सब्ज बाग दिखाकर जब जीत का हार पहनाते हैं तो सिर्फ अपना ही भला करने में लग जाते हैं। मुसलमानों को देते हैं तो वादों के नाम पर कुछ उर्दू स्कूल, आधी पक्की नौकरी वाले उर्दू टीचर, कब्रिस्तान की दीवार या जमीन और दंगों में हिफाजत का शिकवा। सवाल इनके गलत भी नहीं है। तो मानने का भाई है, अपनी तो चलावे हैं, ये तो बहरे गूंगे हैं पब्लिक की तरफ से। तो अपनी जरूरत पड़ेगी तो भगियागे, और हमारी जरूरत हो तो हाथ भी नहीं आने का कोई। ये तो नेताओं के खेल है, समझे। चुनाव में हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे तो वोट कहाँ से मिलेगा उनको। इस तरह से तो इसी तरह से राजनीति हो रही है आजकल, हिंदू मुस्लिम की राजनीति चल रही है। हिंदुस्तान की हमारी आवाम जो बहुत ही सीधी है, ये लड़ना भिड़ना नहीं जानते, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो फुलझरिया छोड़ देते हैं, उसमें तनाव हो जाता है। स्टेट बहुत पावरफुल हो चुका है, और जो कम्युनिटी रिलेशनशिप था हमारा, जिसमें हमारे आपस के लेन देन थे और ज्यादा हम लोग आपस में ही अपने मसाइल सुलझा लेते थे, अब वो हर चीज स्टेट की तरफ शिफ्ट हो गया है और ये ग्लोबल है। और चूंकि स्टेट और पावर का एक जबरदस्त कनेक्शन है, इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज उस पावर को जब लेते हैं तो हम जैसे आम इंसान की पावर छिन जाती है। क्योंकि जो आवाम यहाँ रह रही है वो हिंदुस्तानी है ना, तो उनको सबको एक नजर से देखो, ना कोई हिंदू है ना मुसलमान है। पहले भाइयों की तरह रहते थे, आज भी हमारा भाई है प्रकाश वॉच कंपनी, 50 साल से ये यहाँ पर है। आप भी देखो इनको, ये ऐसे रहते हैं हमारे जैसे घर के मेंबर है, हमारे भाई है। ये बेचारे बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, इन्हें अगर जो नौकरी ना मिलेगी तो क्या करेंगे ये। अब हमारी तरह ठेले पे खड़े होंगे तो ये वैसे आत्महत्या कर लेंगे। मुस्लिम लीडरशिप को उभरने ही नहीं दिया गया। लीडरशिप तो होती बहुत है। किसने उभरने दिया? हुकूमत ने। ये तो हुकूमत ने बाकायदा सोची समझी स्कीम थी कि मुसलमान लीडरशिप को आगे मत बढ़ने दो। मौलाना आजाद हिब्दुर रहमान वह आखिरी। ईमानदार तो कोई नहीं है। हाँ, ईमानदार कोई नहीं है। ये अपने सब रोटी लुकमों के मारे हैं, सब रोटी लुकमों के मारे। मैडम मेरे पास 80% ग्राहक मेरे हिंदू हैं, 20% मेरे पास ग्राहक मुसलमान हैं। ये तो हमसे माल ही नहीं खरीदे। वो आज हम खारी बाउली सामान लाते सारे हिंदू से तो लाते हैं, तो दूरी बनती तो यहाँ की दूरी बनती ना। मुस्तकिल हमारे कानों में एक हिंदू मुस्लिम करेंगे तो आदमी कोई ना सोचने वाला भी सोचता है कि ये है क्या, आखिर हमसे गलती है कहाँ पे, जो हमारे बारे में ये सोचा जाता है, गलत फैसला लिया जाता है। दिल्ली के मुसलमान तो बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन वही है कि कुछ लोग चले जाते हैं, कुछ लोग रह जाते हैं, बस इसी में ही है। जो तारीख दिल्ली की है, मतलब शुरू से वैदिक टाइम से, इसकी एक एक ईंट पे, एक एक कंकड़ पे, एक एक धूल के कण पे हिस्ट्री लिखी हुई है, तारीख लिखी हुई है। एंड दैट्स व्हाई दिस सिटी इज सर्वाइविंग। चुनाव दिल्ली की 70 सीटों के लिए है, यानी पूरी दिल्ली के लिए। मगर जब वादे पूरे करने का वक्त आता है तो इनके इलाकों की चमक की किस्मत भी दूसरे इलाकों की चमकती तकदीर बना दी जाती है, और ये बेबसी से अपनी पुरानी दिल्ली को और पुरानी और जर्जर होते देखते रह जाते हैं। बर्बाद कर दिया दिल्ली को। जो सोचा था आबाद होना वो हो गया बर्बाद। कुछ तरक्की नहीं, कुछ उन्नति नहीं, कुछ डेवलप नहीं। फंड लगभग जो हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो काउंसलर को मिलता है वो लगभग हर काउंसलर को वही फंड मिलता होगा। लाजपत नगर जैसी जगह के अंदर जाइए, वहाँ पे चमकता मिलता है, तो हमारे इलाका क्यों नहीं संवरता। हमारे लोग यहाँ के टैक्स नहीं देते। किस चीज़ में टैक्स नहीं है? रोटी ले लो यहाँ पे वो टैक्स, खाना लो वो टैक्स, होटल चला रहे हैं वो टैक्स, रेस्टोरेंट चला रहे हैं वो टैक्स, कोई गाड़ी लेते हैं उसमें टैक्स। किस चीज़ में टैक्स नहीं है ये बताइए। कपड़े लेने चले जाओ उसमें
टैक्स, जूता लेने चले आओ उसमें टैक्स, किस चीज़ में टैक्स नहीं है। अब उसके बावजूद भी अगर सहूलत ना मिले तो आदमी क्या करे, ये बताइए। पहले पार्टियों ने बहुत वादे किए थे कि जामा मस्जिद का सुंदरीकरण होगा, तो जामा मस्जिद का सुंदरीकरण तो नहीं हुआ। चांदनी चौक का सुंदरीकरण होकर काम खत्म भी हो गया, और जामा मस्जिद पर चांदनी चौक का जितना ट्रैफिक था, वहाँ आप देखेंगे वहाँ ट्रैफिक नहीं चलता, वहाँ का जितना ट्रैफिक था वो सारा डाइवर्ट हो गया जामा मस्जिद। तो जामा मस्जिद के साथ अब ये हो गया कि ना यहाँ आप चलने की जगह बची है, ना कुछ बचा है, ट्रैफिक ही ट्रैफिक। दिल्ली का मुसलमानों को ऐसे गैर कानूनी इनलीगलाइज्ड जो कॉलोनियों में बांट के रख दिया है, उसको लीगलाइज भी नहीं कर रहे हैं। तो आप बताइए हम कहाँ जाएं कि हम लोग अपने आप को वैसा बता सके कि हम भी दिल्ली के हैं। जब आपको दिल्ली की रखवाली करनी होती है, जब आपकी दिल्ली को आगे बढ़ाना होता है, तो आप एलजी पे इल्जाम लगा देते हो या सेंट्रल गवर्नमेंट पे इल्जाम लगा देते हो कि हमें ये लोग काम नहीं करने दे रहे, जबकि पूरी पावर है उनके पास। जो सब पे है ना, हिंदुओं पे भी हो, मुस्लिम पे भी हो, सब पे ही है जो दिल्ली में परेशानी, जैसे कि दिल्ली का पोल्यूशन हो गया, दिल्ली का ट्रैफिक हो गया है, और कच्ची सड़कें हो गई। ये सिर्फ मुसलमानों की परेशानी नहीं है, ये सबकी परेशानी है। रोजगार नहीं है लोगों के पास। अब देखो 350 रुपए में मेरे हाथों में ठेक पड़ रही है। 350 रुपए में काम करता हूँ मैं सुबह से शाम तक, अभी तक मंडा पड़ा हूँ। नेता जो है ना, कभी ये शलवार बदलते, कभी वो शलवार बदलते, कभी वो शलवार बदलते हैं। सब शलवारें बदलते रहते हैं, जैसे औरत शलवार बदलती है ना, ऐसे वो पार्टियां बदलते हैं। एक मास्टर प्लान होना चाहिए, जो ये एरिया है एक मास्टर प्लान बनना चाहिए, ताकि यहाँ के मुसलमानों को वो चीज दे सके। या मुसलमान, यहाँ तो हिंदू भी 30-40% रह रहे हैं, वो भी तो उनकी भी सांस दम घुट रहा है। यहाँ बहुत सारे वादे पॉलिटिकल पार्टीज करते हैं, कुछ पूरे होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। और चूंकि पुरानी दिल्ली में जहाँ मैं रहता हूँ, बुनियादी जो सहूलत है पानी का और सफाई का, इसके अलावा बहुत सारे कंजेस्टेड गलियाँ हैं, उसको कौन पार्टी वादा करती है सुधारने का, इस पे हमारी नज़र होती है। मैंने दिल्ली को जितना जल्दी चेंज होते हुए देखा है, मतलब एक कहते हैं ना पैराडाइम शिफ्ट अंग्रेजी में है, मेटामॉर्फोसिस। मतलब एक जगह जहां पर एक दूसरे का ख्याल और पूछा जाता था और तमीज़ और तहजीब बहुत होती थी, फिर एक टाइम मैं अब ऐसे देख रहा हूँ कि मैं अपने पड़ोस को नहीं जानता कि कौन रह रहा है मेरे पास। दिले नादा तुझे मगर हुजूर ये वो दिल्ली है जिसे राजा और रंक दोनों ने बराबर चाहा। 1857 के गदर के बाद अंग्रेजों ने मुगलिया सल्तनत के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर को आज के म्यांमार और उस वक्त के रंगून भेज दिया था। वहीं दम तोड़ने से पहले जफर ने इसी दिल्ली को देखे बिना मरने के गम में लिखा था, लगता नहीं है जी मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आलमे नापाए तार में। बुलबुल को पासबां से न सैयद से है गिला, किस्मत में कैद लिखी थी फसले बहार में। उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। दिन जिंदगी के खत्म हुए शाम हो गई, फैला के पांव सोएंगे कुंजे मजार में। कितना है बदनसीब सफर दफन के लिए, 2 गज जमी भी ना मिली इस कुएं यार में। जिस जफर को 2 गज जमी तक इस दिल्ली में नहीं मिली, उस पूरी दिल्ली पर हुकूमत करने का ख्वाब पाले तमाम सियासी पार्टियां फिर से कमर कस चुकी हैं। हार जीत अहम है, एक वोट कीमती है, और इसी कीमती वोट की खातिर चुनावी मौसम में अचानक मुस्लिम वोटर भी कीमती हो जाते हैं। ये कबूतर देख रहे हैं ना, बस इनकी उड़ान और परवास को देखिए। एक ही छत से एक साथ ही उड़ेंगे, और कमाल ये कि एक साथ ही वापस इसी छत पर भी लौटेंगे। क्या मजाल जो ये किसी दूसरे की छत पर उतर जाए। बस मुस्लिम वोटर भी ठीक ऐसे ही है।
मुस्लिम वोट का परिंदा अभी उड़ान में है और वादों का तीर हर पार्टी की कमान में है। कबूतरबाजी दिल्ली में मुगल काल से एक पारंपरिक स्थानीय खेल रहा है और ये नवाबों का शौक था, यानी कि मुगलों के समय से ये जो परंपरा चली आ रही है इसे जीवित दिल्ली 6 ने रखा है और आज भी ये परंपरा इसी तरीके से दिल्ली 6 में चलती है। लेकिन सवाल यह है कि ये कबूतर जो संदेशवाहक हुआ करते थे पहले, अब ये क्या संदेश दे रहे हैं? दिल्ली का वोटर क्या चाहता है? दिल्ली का वोटर आने वाली सरकार को क्या संदेश दे रहा है? ये बड़ा सवाल है। दिल्ली की जनता को कुल 70 ऐसे लोगों को चुनना है जो दिल्ली का मुस्तकबिल तय करेंगे। अब दिल्ली के इस चुनाव में मुस्लिम वोटरों की क्या अहमियत है, ये जानने के लिए आंकड़ों के इस आईने को बस देख लीजिए। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि दिल्ली की आबादी इस वक्त 2 करोड़ से ज्यादा है। इनमें से मुस्लिम आबादी 30 लाख से थोड़ा ऊपर। ये 30 लाख आबादी दिल्ली की 70 में से कम 12 सीटों पर सीधे असर डालती है। इनमें से भी 6 सीटें तो ऐसी हैं जिनकी हार जीत का फैसला ही मुस्लिम वोटर से होता है। ये 6 सीटें हैं: सीलमपुर, मटिया महल, ओखला, बल्ली माराम, मुस्तफाबाद, बाबरपुर। 2020 के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने ये सभी 6 सीटें जीती थी। इसके अलावा 6 और ऐसी सीटें हैं जहां जीत हार में मुस्लिम वोटर सबसे अहम हो जाते हैं। ये सीटें हैं सीमापुरी, चांदनी चौक, सदर बाजार, गांधीनगर, विकासपुरी, करावल नगर। यानी शतरंज की सारी बिसात 70 नहीं बल्कि इन्हीं 12 सीटों पर बिछाई जाती है। और बस इसीलिए दिल्ली के हर चुनावी मौसम में मुस्लिम वोटरों को बहार के ख्वाब दिखाए जाते हैं। हालांकि दिल्ली की तारीख गवाह है कि जितनी उसने बहारें देखी है उससे कहीं ज्यादा खिजाएं उसके हिस्से में आई है। तो पौराणिक कथाओं के हिसाब से लगभग 5000 साल पहले दिल्ली को पांडवों ने बसाया था। तब दिल्ली को इंद्रप्रस्थ कहा जाता था। लेकिन इतिहासकार सत्यार्थ के मुताबिक दिल्ली की पहली बुनियाद तोमर वंश के राजा दिल्हू ने 800 BC में रखी थी। उन्होंने अपना शहर और किला लालकोट में बनवाया था, जिसे आज हम महरौली के नाम से जानते हैं। इसके बाद दिल्ली कई और राजाओं के मातहत रही। 1192 से पहले चौहान वंश के राजाओं का दिल्ली पर राज था, लेकिन 1192 में पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने हरा दिया और 1206 में शहर पर गुलाम वंश का राज शुरू हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली के पहले सुल्तान थे। उन्होंने ही आज की महरौली को बसाया और उसके पास कुतुब मीनार बनवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दिल्ली पर खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी वंश का राज रहा। उन्होंने अपनी हुकूमत के दौरान दिल्ली के कई हिस्सों को आबाद किया और कई किले बनवाए। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने श्री किले को बनवाया। 1321 से 1325 तक के अपने राज में गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद बनवाया। 1351 से 1388 के दौरान फिरोज शाह तुगलक ने फिरोजाबाद बनवाया। लेकिन 1398 में दिल्ली एक बार फिर उजड़ी। इस बार तैमूर लंग ने दिल्ली को उजाड़ दिया। इसके बाद दिल्ली पर हुकूमत का ख्वाब लिए एक मुगल ने दिल्ली पर चढ़ाई की। 1526 में बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई के बाद दिल्ली पर काबिज आखिरी लोधी वंश के राजा को हराकर दिल्ली के तख्त पर कब्जा कर लिया। लेकिन फिर 16वीं सदी में शेर शाह सूरी ने बाबर के बेटे हुमायूं को हराकर दिल्ली पर कब्जा कर लिया और शेरगढ़ नाम से एक नया शहर आबाद किया। फिर 1526 में हुमायूं के बेटे अकबर ने पानीपत की दूसरी लड़ाई में राजा हेमू को हराकर वापस दिल्ली पर मुगलों का राज
कायम कर दिया। लेकिन इस बार अकबर ने अपनी सल्तनत की राजधानी दिल्ली के बजाय आगरा को बना दिया। फिर 1628 का वो साल आया जब अकबर के बेटे शाहजहां ने मुगलिया सल्तनत के तख्त पर बैठते ही एक बार फिर से दिल्ली को उसका ताज लौटाते हुए दिल्ली को अपनी राजधानी बनाने का ऐलान कर दिया। शाहजहां ने शाहजहानाबाद के नाम से एक नया शहर बसाया, जिसे हम और आप आज पुरानी दिल्ली के नाम से जानते हैं। यह शाहजहां का ही दौर था जब लाल किला, चांदनी चौक और जामा मस्जिद बनाए गए। उस दौर में दरियागंज में शाही फौज रहा करती थी। शाहजहां ने लाल किले के इर्द गिर्द कई दरवाजे बनवाए। लाल किले के उत्तर पूर्व में निगमबोध घाट गेट, उत्तर में कश्मीरी गेट, मोरी गेट, पश्चिम में काबुली गेट और लाहौरी गेट, दक्षिण पूर्व में अजमेरी गेट और तुर्कमान गेट और दक्षिणी दिल्ली में दिल्ली गेट। चांदनी चौक को शाहजहां की बेटी जहां आरा बेगम ने आबाद किया था। लाल किले से फतेहपुरी मस्जिद के बीच बने सड़क को ही चांदनी चौक का नाम दिया गया। इसी सड़क के उत्तर में 1806 में बनी बेगम समरू की हवेली थी, जिसे आज भागीरथ पैलेस के नाम से जाना जाता है। इसी सड़क के दक्षिण में दरीबा कला आबाद हुआ, जिसके ठीक पीछे जामा मस्जिद बनी। अब वक्त बीतने के साथ दिल्ली अपनी तेज रफ्तार धड़कन के साथ अपनी अंगड़ाई बढ़ाती जा रही थी। 1840 में चावड़ी बाजार खुला तो 1850 में खारी बावली ड्राई फ्रूट्स और मसालों के लिए मशहूर हो गई। 1869 में दरियागंज में फूल मंडी अपनी पहचान बना चुकी थी। इसके अलावा बल्ले मारान की गली कासिम जान में भला मिर्जा असदुल्ला खान गालिब की हवेली कोई कैसे भूल सकता है। यह वही हवेली है जहां गालिब ने आखिरी सांस ली। यह हवेली तब हकीम वंशज की मिल्कियत का एक हिस्सा हुआ करती थी और गालिब उनके किराएदार। तब इसका किराया था महज 2.5 आना। पर मिर्जा गालिब कई बार किराया भी नहीं देते थे। किराया ये था, वो ये कहते वो 100 शायद मेरे ख्याल में 1-2 साल की होंगी बड़ी भी, और मरी है 114 साल की उम्र में ओके। तो वो उनका कहना था कि मैं अपनी नानी के साथ जाया करती थी किराया वसूल करने। मेरी नानी जो थी वो अजमल खान साहब की जो भावज थी बड़ी सास की, वो उनकी वो थी दरोगा कहलाती थी उस जमाने में। तो कहने वो जब भी वो किराया लेने जाते थे, हमें उनके साथ जाती थी, तो कहते 2.5 आना किराया था। तो कहते थे बेगम साहब से कहना कि हम भेज देंगे किराया। तो कहने वो 6-6, 8-8 महीने का चढ़ जाता। तो मैं आती थी तो भी कहा करती थी कम बखत किराया नहीं देता है। गालिब की हवेली के ठीक पीछे यही वो मस्जिद है जिस पर मिर्जा गालिब ने एक मशहूर शेर कहा था, मस्जिद के जेरे साया एक घर बना लिया है, ये बंदा ए कमीना हम साया ए खुदा है। यहाँ शमशुद्दीन इल्तुमिश की बेटी रजिया सुल्तान की कब्र अब भी मौजूद है। इसी जगह से थोड़ी ही दूरी पर पीछे मशहूर सीताराम बाजार है और उसी सीताराम बाजार की ये वो हक्सर हवेली है जहां 1916 में पंडित जवाहरलाल नेहरू और कमला नेहरू की शादी हुई थी। बागीचा अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। पंडित नेहरू की शादी से ठीक 5 साल पहले दिल्ली को फिर एक बादशाह ने दस्तक दी। देश तब अंग्रेजों का गुलाम था और देश की राजधानी कोलकाता यानी तब का कलकत्ता। मगर 12 दिसंबर 1911 को पहले ब्रिटिश राजा बने किंग जॉर्ज ने अपनी ताजपोशी के साथ ही एक बार फिर से दिल्ली को देश की राजधानी बनाने का ऐलान कर दिया।
इस तरह दिल्ली की तारीख के हजारों साल के सफर के पन्नों में 12 दिसंबर 1911 की तारीख भी दर्ज हो गई। किंग जॉर्ज के दिल्ली को देश की राजधानी बनाने के हुक्म पर तामील करने के लिए अंग्रेजों ने काम करना शुरू कर दिया। वो मुगलिया सल्तनत के वजूद को मिटाकर एक नई दिल्ली वजूद में लाना चाहते थे। ये काम उस दौर के मशहूर अंग्रेज आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस को सौंपा गया। अब दिल्ली के अंदर एक और नई दिल्ली बनाने के लिए दिल्ली के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में काम शुरू हो गया। अगले 18 सालों में यानी 1930 आते आते एक ऐसी नई दिल्ली की बुनियाद रखी जा चुकी थी जिसे एक जमाने के खूबसूरत शहर का दर्जा मिला। रायसीना हिल्स पर बसे एक छोटे से मियो गांव को हटाकर वहां राष्ट्रपति भवन बना, जो तब ब्रिटिश वायसराय के ठहरने के लिए बनाया गया था। इसके बाद संसद भवन बना, जिसका उद्घाटन 18 जनवरी 1927 को हिंदुस्तान के गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन ने किया था। सर लुटियंस ने ही 1931 में इंडिया गेट को डिजाइन किया। इंडिया गेट से वॉयसराय हाउस तक के बीच की सड़क को किंग्सवे नाम दिया गया, जो बाद में राजपथ और अब कर्तव्य पथ कहलाता है। इसके साथ ही सर लुटियंस ने बड़ौदा हाउस, बीकानेर हाउस, हैदराबाद हाउस, जयपुर हाउस और पटियाला हाउस को भी डिजाइन किया। उस वक्त दिल्ली में सिर्फ एक ही रेलवे स्टेशन हुआ करता था। ये रेलवे लाइन दिल्ली को आगरा से जोड़ती थी, लेकिन 1926 में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन बना। तब अजमेरी गेट के पास पहाड़गंज में बने इस रेलवे स्टेशन पर सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म हुआ करता था। काउंसिल हाउस के बाद बारी आई कनॉट प्लेस की, जिस पर 1929 में काम शुरू हुआ और सिर्फ 4 साल के अंदर ही इसे पूरा कर दिया गया। लेकिन कनॉट प्लेस को बनाने के लिए माधोगंज, जयसिंहपुरा और राजा के बाजार को हटाना पड़ा। यहाँ रहने वाले लोगों को करोल बाग में बसाया गया। रीगल सिनेमा सिटी में खुलने वाला पहला सिनेमा थिएटर था। नई दिल्ली को बनाने और संवारने का पूरा काम फरवरी 1931 तक पूरा हो चुका था। इसी दिल्ली को आगे चलकर लुटियंस दिल्ली कहा जाने लगा। 13 फरवरी 1931 को हिंदुस्तान के वॉयसराय लॉर्ड इरविन ने इस नई दिल्ली का भी उद्घाटन किया था। 1918 में दिल्ली की सरजमीन पर पहला हवाई जहाज वेलिंगटन एयरफील्ड यानी आज के सफदरजंग एयरपोर्ट पर उतरा था। 1927 में लंदन से दिल्ली की पहली कॉमर्शियल फ्लाइट इसी एयरफील्ड पर लैंड की थी और अगले ही साल 1928 में दिल्ली फ्लाइंग क्लब के बनते ही वेलिंगटन एयरफील्ड को एयरपोर्ट बना दिया गया। 1953 तक पालम में एक नया और बड़ा एयरपोर्ट बनाया गया, जिसे आज आप इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जानते हैं। 1931 में दिल्ली का पहला लग्जरी होटल द इंपीरियल खुला। यही वो जगह थी जहां 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लॉर्ड माउंटबेटन और मोहम्मद अली जिन्ना ने बैठकर भारत पाकिस्तान बंटवारे की बातचीत की थी, क्योंकि 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भारत की आजादी पर अपनी मुहर लगा दी थी। इसके बाद हिंदुस्तान आजाद तो हो गया, लेकिन हमारा मुल्क 2 हिस्सों में बंट गया। अंग्रेज भले ही हमारा देश छोड़कर चले गए, लेकिन वो 2 भाइयों को मजहब के नाम पर बांटने में कामयाब रहे। हमारे एक हिस्से को भारत कहा गया तो दूसरा पाकिस्तान बन गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार काउंसिल हाउस में भारत की आजादी का ऐलान किया। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. इस ऐलान के साथ ही 15 अगस्त 1947 को पहली बार 200 साल की गुलामी के बाद इंडिया गेट के पास बने शहीद स्मारक पर आजाद भारत का तिरंगा फहरा। इस जश्न को देखने के लिए तब हजारों की भीड़ जमा थी। इसके बाद 16 अगस्त 1947 को सुबह ठीक 8:30 बजे पहली बार लाल किले पर हिंदुस्तान की शान तिरंगा फहराया गया। लेकिन आजादी बंटवारा लेकर आई थी। विभाजन के बाद अचानक लोगों के पाकिस्तान से दिल्ली आने का सिलसिला शुरू हो गया।
इस दौरान हजारों लाखों हिंदू और सिख शरणार्थी दिल्ली के उत्तरी और पश्चिमी हिस्से में बस गए, जबकि पूर्वी पाकिस्तान से भाग कर आए शरणार्थी दिल्ली के ईपीडीपी कॉलोनी में बसाए गए। 1980 में इस कॉलोनी का नाम बदलकर चितरंजन पार्क रख दिया गया। इस बंटवारे में बहुत से मुसलमान भी पाकिस्तान छोड़कर दिल्ली आए थे। ऐसे ज्यादातर मुसलमानों को तब जंगपुरा में बसाया गया था। आजादी के बाद अब देश भर में राज्य और सरकारें बनाने की कवायद शुरू हो चुकी थी। 1956 आते आते दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी बन चुकी थी, जिसकी देखरेख का जिम्मा चीफ कमिश्नर को सौंपा गया। इसी पद को बाद में बदलकर लेफ्टिनेंट गवर्नर कर दिया गया। फिर दिल्ली को पहली बार एक छोटे राज्य का दर्जा मिला और चौधरी ब्रह्म प्रकाश दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री बने। पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली अब दोनों एक दूसरे को अपना बनाने और एक दूसरे से रिश्ता साधने में जुट चुके थे। मंदिरों में दिया नहीं, मस्जिदों में दुआ नहीं, मेरे शहर में है खुदा बहुत, मगर आदमी का पता नहीं। दिल्ली अब फिर से फलने फूलने लगी थी। महबूबा यानी दिल्ली अब अपनी दोनों बाहें फैलाकर तरक्की को अपनी आगोश में समेटती जा रही थी। पर फिर तभी पहले 84, फिर 92 और उसके बाद 2020 में इसी दिल्ली ने फिर से दिलवालों को जानवर बनते देखा। 84 में सिख दंगों के नाम पर, 92 में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के नाम पर, तो 2020 में CAA और NRC के नाम पर दंगे भड़के। 2020 की यही वो तस्वीर है जब दिल्ली का एक छोटा सा मोहल्ला शाहीन बाग अचानक देश के नक्शे पर उभर कर आया था। इस शाहीन बाग की आंच 23 फरवरी 2020 की रात जाफराबाद और मौजपुर इलाके तक जा पहुंची। इस दंगे ने 53 इंसानों की जान ले ली तो 2000 से ज्यादा इंसानों को घायल कर गई। दिल्ली का ये वो चुनाव है जिसमें हर पार्टी को लगता है कि देश का मुस्लिम अपनी कोई नई मिसाल पेश करेगा, ऐसी मिसाल जो हमेशा हमेशा के लिए दिल्ली की तकदीर बन जाए। अकीदत के नाम पर दंगे का डर दिखाकर या दंगा न होने देने की गारंटी देकर या फिर इस्लाम खतरे में है का नारा देकर आखिर कब तक इन्हें भड़काया जाता रहेगा? क्या इस बार भी भगवान और अल्लाह के नाम पर वोटों का बंटवारा होगा? क्या इस बार भी दंगों का डर वोटों का सौदा करवाएगा? दिल कहता है कम से कम इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार लीग से कुछ हटकर होगा। पर दिमाग कहता है कि ये सियासत है प्यारे, और सियासत को समझना भला इतना आसान कब हुआ है? वैसे भी दिल्ली नाम की ये महबूबा कब इतनी आसानी से किसी के हाथ लगी है? न इसे नजर लगाने वाले कम हैं और न ही इसे निगाहों में छुपाकर रखने वाले। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो कसम गया। पैदा कर